अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जज साहब सख्त हैरान नज़र आ रहे थे। फिर उन्होंने फौरी तौर पर इस मुकदमे को निमटाते हुए कहा, नईमा नामी औरत ने कमराए अदालत में इस कत्ल का एतराफ़ किया है। अफसोस कि वो उस शख्सियत का इंकशाफ नहीं कर सकी जिसने उसे कत्ल पर मजबूर किया। आला कत्ल पर मौजूद उंगलियों के निशानात और कातिल के एतराफ़ के बाद इस बात की गुंजाइश नहीं रह जाती कि शुहाब अहमद को ज़ेर हिरासत रखा जाए। चुनाचा उनके ऊपर से ये केस ख़त्म किया जाता है और उन्हें बाइज़्ज़त रिहाई दी जाती है। पुलिस को हदायत की जाती है कि उन दोनों अमवात की मज़ीद तफ्तीश करे और उस पर इसरार कुव्वत के ख़िलाफ़ तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करे। मेरे जितने करम फरमा यहाँ आए थे उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। अलबत्ता नादिर खान जज साहब के उठ जाने के बाद कटहरे अदालत में झुककर कुछ तलाश कर रहा था। फिर उसने कुछ चीज़ें उठाकर एक कागज़ में रखी और उन्हें पुड़िया की शक्ल में बांध लिया। मैंने ख़ास तौर पर उसका ये अमल देखा। ज़हर हुसैन ने भी इस पर काफ़ी गौर किया। मुझे बहुत सी बातें याद आ रही थीं। नादिर खान ने जब मुझसे तफसीलात पूछी थी तो मैंने यूं ही उस मुलाजमा का जिक्र भी किया, जबकि मेरा ही नहीं किसी का भी जहन उसकी तरफ नहीं जा सका था। बहरहाल मुझे बाइज़्ज़त रिहाई मिली। ताया अबू ने आगे बढ़कर मुझे सीने से लगाया। निगत आंटी और समन आरा बेगम ने भी मोहब्बत का इजहार किया। ज़ाहिर हुसैन ने भी मुझे मुबारकबाद दी, जबकि नादिर खान हमसे मिले बगैर चला गया। उसे तलाश किया गया तो SHO ने कहा उनकी एक ज़रूरी कॉल आई थी, इसलिए वो चले गए। हमने SHO का भी बेहद शुक्रिया अदा किया तो वो बोला, पता नहीं शुहाब साहब, मैंने ज़ाती तौर पर आपके साथ आपके शायाना शान सलूक किया या नहीं। अगर मुझसे कोई कोताही हो गई हो तो बराहे करम आप मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। ये तफ्तीश काफ़ी आगे बढ़ेगी। मैं मज़ीद तफसीलात आपको बताऊँगा। फिर सब लोग मुझे लेकर समनाबाद चल पड़े। ताया अबू के घर में एक बार फिर जंगल में मंगल हो गया। मैं बेचैन था कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके मैं अर्जमंद को फ़ोन करूं। चुनाचा घर पहुंचने के बाद जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने मोबाइल फ़ोन पर अर्जमंद को फ़ोन किया। कुछ लम्हों के बाद अर्जमंद ने फ़ोन रिसीव किया। शहाब बोल रहा हूं अर्जमंद। दूसरी तरफ कुछ लम्हात के लिए बिल्कुल खामोशी तारी रही। फिर अर्जमंद की सिसकती हुई आवाज़ उभरी, कैसे हैं आप? बिल्कुल हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त तवाना, हर किस्म के अल्ज़ाम से आज़ाद, घर से बोल रहा हूँ। अर्जमंद की आवाज़ फिर बंद हो गई तो मैंने कहा, हेलो अर्जमंद जी, क्या कर रही थी भाई? पढ़ रही थी आपके लिए, आपकी रिहाई, आपकी आज़ादी और आपकी बेगुनाही के सबूत के लिए। तो मलानी साहबा आपका पढ़ना कबूल हुआ, असल कातिल का पता चल गया और अदालत ने मुझे बाइज़्ज़त बरी कर दिया। अल्लाह का शुक्र है। अर्जमंद की खुशी से भरी आवाज़ उभरी, दादा अबू को भी बता दीजिएगा, इस वक्त घर में खासा हंगामा आराई है, रात को आपसे बात होगी। जी अर्जमंद ने कहा और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसके अगले ही दिन मैंने नादिर खान से मुलाकात की और उसे कहा, अभी तक तो तुम वाकई दुश्मन के मंसूबे नाकाम बनाते रहे हो, खुदा तुम्हें बुरी निगाह से महफूज रखे। मेरे दिल में एक बात आई है जो मैं कहे बगैर नहीं रह सकता। एक तरह से तुम्हारी ज़ाती दुश्मनी हो गई है। अपने घर और अपनी बेगम का ख्याल रखना। नादिर खान ने पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर अचानक ही उसने कहा, एक चीज़ आपको दिखाऊं। हम सब उसकी जानब मतवज्जा हो गए। नादिर खान ने अपनी जेब से एक कागज़ की पुड़िया जैसी चीज़ निकाली और फिर उसे खोलकर हम सब के सामने रख दिया। मैं उछल पड़ा था। मैंने उन बालों को पहचान लिया।
जो किसी जानवर के बाल ही मालूम होते थे, और ये बाल पहले पापा की लाश के पास, फिर चांद खान के पास, उसके बाद चौधरी अरफान के पास से दस्तयाब हुए थे, और जिनका राज आज तक नहीं मालूम हो सका। अचानक मुझे याद आ गया कि जज साहब के उठने के बाद नादर खान ने कोई चीज़ मुलाजमा की लाश के पास से उठाई थी और किसी कागज़ में महफूज कर ली थी। वो बात मेरे जहन से महू नहीं हुई थी। मैंने जल्दी से कहा, और ये बाल तुमने कटहरे में उस जगह से उठाए थे जहां मुलाजमा की मौत वाक़या हुई थी? हाँ, नादर खान ने कहा। इन बालों का राज क्या है? एसएचओ ने दिलचस्पी से पूछा और ज़ाहिर हुसैन ने उसे तफसील बताई। एसएचओ ने पुरख्याल अंदाज में कहा, तब तो फिर आपका मुकाबला एक बहुत ही खौफनाक दुश्मन से है। अल्लाह ताला आपकी मदद करे। दूसरे दिन सुबह कैसर खान से हस्बे मामूल चाय पर मेरा इस्तकबाल किया। वो बहुत संजीदा नजर आ रहा था। आपका तवीज़ आपके पास है ना साहब? हाँ कैसर खान, क्यों? मुर्शद ने ये एक और तावीज़ दिया है, इसको छोटे बीबी साहब के गले में डालना है। दानिया के। हाँ कैसर खान, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। मुझे मुर्शद ने जो तावीज़ दिया था, उसने जिस तरह मेरी हर जगह हिफाजत की, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। ये काम तुम ही कर सकते थे कैसर खान। मेरे जहन में ये बात नहीं आई कि मैं मुर्शद से दानिया के लिए भी तावीज़ मांगूं। कितना खुश नसीब हूँ मैं कैसर खान कि कैसे अच्छे अच्छे दोस्त और साथी मिले हैं मुझको। पापा कहा करते थे कि पाकिस्तान में सिर्फ हमारे दुश्मन रहते हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में दुश्मनों से ज़्यादा हमारे दोस्त रहते हैं। कैसर खान जैसा मुखलस दोस्त, मुर्शिद जैसा बुजुर्ग, सरपरस्त जिसने हमारे ख़ानदान की बका के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। नादर खान जैसा मुखलस पुलिस अफीसर। ज़ाहिर हुसैन का नाम भी ज़रूर लूँगा क्योंकि वो मेरे पापा के दोस्त हैं और सिर्फ कारोबारी तौर पर मेरे लिए ये सब नहीं कर रहे। कैसर खान, तुम्हारा बेहद शुक्रिया। साहब, मुर्शद ने मुझे जुमेरात को फिर बुलाया है। वो आपके लिए कुछ और भी देना चाहते हैं। मैं चलूँगा। नहीं साहब, मैंने पूछा था मुर्शद से कि क्या शहाब साहब को भी लाना है, तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं कैसर खान, तुम खुद ही आ जाना। मुर्शद से तुम्हारी बात हुई थी कैसर खान? मैंने सवाल किया तो कैसर खान ने निगाहें उठाकर मुझे देखा, फिर गर्दन झुका ली। उसके चेहरे से, तासरात से मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि कैसर खान इस मौजू पर कोई और बात नहीं करना चाहता। चुनाचा मैं भी खामोश हो गया। तावीज़ मैंने पूरी तवज्जो के साथ तैयार करा के दानिया के गले में डाल दिया। चौंका 2 बार दानी की कैफियत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मामा ने बड़ी खुश दिली से ये काम किया। अलगर ज़िंदगी का हंगामा जारी था। ज़ाहिर हुसैन ने बंटवारे के कागजात पहले ही मुकम्मल कर लिए थे। हुमा खातून का शोशा इस काम को रुकवाने का बाइस बना था, लेकिन अब ज़ाहिर हुसैन पूरी तंदसही के इसमें मसरूफ़ हो गए। उसी रात कैसर खान मेरे पास आया और बोला, साहब आप मेरे पास थोड़ा बाहर आओगे? हाँ कैसर खान, कहीं गए हुए थे? जी साहब, आज जुमेरात था ना, मैंने आपको बोला था कि मुर्शिद ने मेरे को जुमेरात के दिन बुलाया है, मुझे भी ले जाते। नहीं साहब, मुर्शिद ने मेरे को अकेला बुलाया था। बताओ क्या बात है, करिए तो है। जवाब में कैसर खान ने अपने लिबास के अंदरूनी हिस्से से 2 तावीज़ निकाले और उनमें से एक मुझे देते हुए बोला, दूसरा मेरे पास ही रहने दो साहब। मुर्शिद ने कहा है कि ये एक तावीज़ आपको वो काम देगा जो आप पहले करना चाहते थे। क्या आप इस तावीज़ को उसके सामने जलाओगे जो आपके पास आना चाहता है? कैसर खान ने कहा और मेरे जहन में एक छनाका सा हुआ। गोरनी, मैंने दिल में सोचा। कैसर खान को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन मैं जानता था कि यह बात किस लिए कही गई है। और दूसरा तावीज़ कैसर खान, मैंने कैसर खान के दिए हुए तावीज़ को एहतियात से अपने लिबास में संभाल कर रखते हुए कहा, मुर्शिद का हुक्म है कि दूसरे तावीज़ के लिए मुर्शिद खुद मेरे को बताएगा कि दूसरा तावीज़ मुझे कब आपके हवाले करना है। ठीक है, क्या मुझे ये भी निशानदही की गई है कि जिसके सामने मुझे ये तावीज़ जलाना है उसे खुद बुलाऊं? खुदा का कसम, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम।
बहरहाल मेरे दिल में मुर्शिद के लिए बड़ी अकीदत और बड़ा एहतराम था। पिछली बार भी जब उन्होंने मुझे ये तावीज़ अता फरमाए तो मुझसे गलती हो गई थी, जबकि मुर्शिद ने मेरे लिए ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। दर हकीकत ये चंद लोग ऐसे थे जिनका एहसान मैं कभी उतार ही नहीं सकता था। मुर्शिद से एक मामूली सी शनासाई हुई थी और उन्होंने मुझे कितना बड़ा मान दिया था। बहरहाल उस बारे में बहुत देर तक सोचता रहा। दूसरी सुबह मैं कैसर खान के साथ चाय पी रहा था कि गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। मैं और कैसर खान चौंक कर इधर उधर देखने लगे। गाड़ी से उतरकर जो शख्सियत अंदर आई उसका इस वक्त आना इंतहाई हैरतनाक था। ये वकील ज़ाहिर हुसैन थे। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा और मेरे मुंह से निकला, खुदा खैर करे। मैं तेज़ी से ज़ाहिर हुसैन के पास पहुंचा और बोला, ज़ाहिर हुसैन साहब, खैरियत है? हाँ, सब खैरियत है। दिल में एक बेचैनी थी जिसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। तुम्हारे पास आना था, मैंने सोचा कि पहुंच जाऊं, बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। मेरा मतलब है कि तुम लोग नागवारी से मेरी आमद को देखोगे, लेकिन मैं तुम्हें समझा लूँगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं ज़ाहिर हुसैन साहब? आप मेरे अंकल हैं, सिर्फ वकील तो नहीं, मेरे पापा के दोस्त हैं। आइए अंदर आ जाइए। ये बताओ, मुमताज़ अहमद और अफशा बेगम जाग गए होंगे? दोनों जाग गए हैं। मैं उन्हें लेकर अंदर आ गया। ताया अब्बू के बारे में मुझे यकीन था कि जाग रहे होंगे। मामा भी जाग जाती थी। ज़ाहिर हुसैन साहब को देखकर ताया अब्बू भी हैरान हो गए। मैंने कहा, आप बैठिए यहाँ, मैं मामा को बुलाकर लाता हूँ। ज़ाहिर हुसैन हम दोनों को देखकर बोले, मुमताज़ अहमद खान साहब, बहुत हैरान है कि सुबह ही सुबह मैं कैसे नाज़िल हो गया, लेकिन मैंने इनसे कह दिया कि ज़रा भाभी साहबा और शुहाब आ जाएं, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकूंगा। वैसे एक बुरी खबर है और उसका तअल्लुक़ मेरी बदनसीबी से है। क्या हुआ ज़ाहिर हुसैन साहब? तहमीद ना बांधें। आपका इस तरह सुबह ही सुबह आना हमारे लिए बड़ा सनसीखेज़ है। बंटवारे के कागजात की तफसीलात अदालत में पेश कर दी गई थी। ये बात तो आपके इल्म में है। मुहतरम जज साहब इनका जायज़ा ले रहे हैं। हाँ फिर, लेकिन मेरे रिकॉर्ड कैबिनेट से 2 फाइलें गायब हो गई हैं और उनकी जगह 2 नई फाइलों ने ले ली है। ये दोनों फाइलें बिल्कुल बदली हुई हैं और उनमें जो कागजात हैं उनकी तहरीरें भी तब्दील हैं। बड़ी जहानत और महारत से उन कागजात में ये बताया गया है, इस अजीम शान जायदाद ज़मीनों और प्लाज़ों में से काफ़ी से ज़्यादा ज़मीनें और प्लाज़े इम्तियाज़ अहमद ख़ान ने फ़रोख्त कर दिए थे और ये डील मुहतरमा ताहरा खानम के साथ की गई है। यानी आप ये समझ लीजिए कि इन कागजात के तहत मुहतरमा ताहरा खानम आपकी कम अज़ कम 6 या 7 अरब रुपए की मालियत की जायदाद की मालिक बन गई हैं। इस सिलसिले में तफसीलात बताई गई हैं और इन तफसीलात में ये बताया गया है कि वो जो नई जायदाद और राइस मिल वगैरह खरीदी गई थी उसके लिए रकम ताहरा खानम से ली गई और उसके इवज़ ये जायदादें और ज़मीनें उन्हें दे दी गई थीं। इन कागजात में ये तफसील मौजूद है। असल में उसका आगाज़ तब हुआ जब बंटवारे के सिलसिले में वकील सरदार अली ने मुझे फ़ोन करके कहा कि जो कागजात मैंने अदालत में पेश किए हैं वो जाली हैं और ज़मीन और जायदाद के बहुत बड़े हिस्सेदार मुहतरमा ताहरा खानम हैं। वकील साहब ने मुझसे कहा कि आप एक बार फिर इन कागजात का तज्ज़िया करें, शायद आपने उन्हें गहरी निगाहों से नहीं देखा। मैं तो शशदर रह गया। मुझे यूँ लगा जैसे सरदार अली का दिमागी तवाज़न ख़राब हो गया हो। मैंने उनसे कहा नहीं, लेकिन उनसे गुफ्तगू इसी अंदाज में की और उन्होंने बड़े तमस्खराना अंदाज में कहा कि जाली कागजात की अदालत में पेशी एक अलग खेल शुरू कर देगी, इसलिए मैं होशो हवास से काम लूँ, कहीं मुश्किल में ना पड़ जाऊँ। ये बड़ी खौफनाक बात है और आप यकीन कर लें कि ये मेरे पूरे कैरियर का बेहानक तरीन वाक़या है। जब मैंने रिकॉर्ड रूम में इन फ़ाइलों को देखा तो ये फ़ाइलें मुझे बिल्कुल बदली हुई मिली। मैं दंग रह गया और एक अहम बात मैं आप लोगों को बताऊं, वो ये कि इन फ़ाइलों के आसपास बिल्कुल इसी तरह के भूरे बाल पाए गए हैं जिनके बारे में आज तक पता नहीं चल सका कि वो कौन से जानवर के बाल हैं और कहाँ से आ जाते हैं।
बड़ी सनसीखेज और होशरबा इंकशाफात थे। हम सब सकते में रह गए। थोड़ी देर के बाद ताया अबू ने परेशानी से कहा, और आप जो कागजात अदालत में पेश कर चुके हैं उनका क्या होगा? आप यकीन करें, कानूनी लिहाज से अगर उन कागजात को जाली करार दे दिया गया तो हमें काफ़ी उलझनों का सामना करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी खासी। ज़ाहिर है हमारे पास जो फाइलें मौजूद हैं वो नकल हैं। असल फाइलें सरदार अली बेग के पास हैं जिनकी उन्होंने निशानदाही कर दी है। एक बात तो इस बात से साबित हो गई कि हुमा खातून या ताजूर जहां के वकील सरदार अली बेग थे, और ज़ाहिर है अब अगर वो बंटवारे के सिलसिले में सामने आए हैं तो ये भी ताहरा खानम की तरफ से हैं। वो तो साफ ज़ाहिर है फाइलों में जो तफसीलात हैं उनके मुताबिक ये इंतहाई कीमती जायदाद ताहरा खानम ने खरीदी है। ज़ाहिर है सरदार अली बेग ने इन्हीं के लिए ये तफसील मुझे बताई है, और बंटवारे के लिए जो असल कागजात अदालत में पेश किए गए हैं उन्हें जाली साबित किया जाएगा। अब क्या करें? ताया अबू परेशानी से बोले। पहली बात तो ये कि हमें फौरी तौर पर कोशिश करके तारीख लेनी पड़ेगी। इसके अलावा एक आखिरी तरकीब ये है कि सरफराज अहमद साहब इस बंटवारे से अदालत में इनकार कर दें और वो कहें कि किसी तरह का कोई बंटवारा नहीं चाहते। जायदाद वगैरह की जो तफसीलात हैं वो जूं की तूं रहनी दी जाएं। सरफराज साहब अगर इसके लिए तैयार हो जाएं तो फौरी तौर पर यह केस वापस लिया जा सकता है, और उसके बाद हम तहकीक और छानबीन करें कि आखिर ये दूसरी फाइल कहाँ तैयार हुई। आप ये बताइए, क्या सरफराज साहब इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकेंगे? मामा के चेहरे पर एक नफरत की लकीर खींच गई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मुश्किल है सरफराज, जिस आलम में नज़र आ रहा है उसके बाद ज़ाहिर है वो हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा। फिर भी अगर आपकी इजाज़त हो तो एक बार सरफराज साहब से मुलाकात कर ली जाए। हो सकता है इस बात के ज़ाहिर होने के बाद कि उनकी तवक्का के ख़िलाफ़ ताजूर जहां इम्तियाज़ अहमद साहब की दूसरी बीवी नहीं निकली, उन्हें ये बावर कराया जाए कि इस ख़ानदान के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं और इसी साजिश का एक हिस्सा बन चुके हैं। अपने माँ बाप और बहन भाइयों के ख़िलाफ़ उन्हें अमल पैरा नहीं होना चाहिए। अगर आप कहेंगी भाभी साहबा तो शायद सरफराज साहब को थोड़ा सा एहसास हो। नहीं, हरगिज़ नहीं। आप लोग चाहें तो बेशक उससे मिल लें, मैं उससे किसी तरह की कोई रियायत नहीं तलब करूंगी। लानत भेजिए। मैं अब भी यही कहती हूँ कि जो कुछ हमारी तकदीर में है वो हमें मिल जाएगा। आखिर बहरीन में भी तो हम एक उम्दा ज़िंदगी गुजार रहे थे। बल्कि सच्ची बात कहूँ कि अगर हालात के चरके इसी तरह लगते रहे तो हम बहरीन वापस के बारे में सोच सकते हैं। नहीं, मैं तो इस तरह नहीं जाने दूंगा। तुम लोग वापस गए तो यकीन कर लो ये मेरे लिए मौत होगी। खैर, ऐसा करते हैं कि वकील साहब, मैं आप और शुहाब सरफराज के पास चलते हैं और उसे आजमा लेते हैं। बाकी अल्लाह मालिक है, जैसा आप मुनासिब समझे, ज़ाहिर हुसैन ने कहा। फिर हमने सरफराज भाई से फ़ोन पर बात की और उनके पास पहुंच गए। कैसे हैं आप लोग? सरफराज भाई भारी लहजे में बोले। ठीक है, आपसे कुछ बात करनी है सरफराज भाई, और माफ़ कीजिएगा तन्हाई में करनी है। अगर सायरा हमें थोड़ा सा वक्त दे दे तो उनकी नवाजिश होगी। बड़े अफसोस की बात है कि आप लोग जानबूझकर अपने आप को धोखा देते हैं। आपको इल्म है कि मेरे और आपके दरमियान जो भी बातचीत होगी अगर सायरा के सामने ना हुई, तब भी आप लोगों के जाने के बाद मैं सायरा को इसके बारे में पूरी तफसील बताऊंगा। अरे आप लोग बात क्यों बढ़ा रहे हैं? मैं चली जाती हूँ, बाद में मुझे बता दीजिएगा कि क्या बात हुई थी। सायरा ने फिर फराख दिली का मुजाहरा किया और खट खट करती हुई बाहर निकल गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ताई जान ने फिर वार किया है। आपको खुद भी इल्म है कि ये जायदाद वगैरह पापा ने जिस तरह बनाई उसका हमें तक इल्म नहीं हो सका। आपको ये भी इल्म है कि भाईजान के ताई जान ने किस तरह एक खातून को इस बात पर आमादा किया कि वो अपने आप को पापा की बेगम कहकर रोशनास कराए। बात जायदाद की नहीं थी बल्कि पापा के वकार को दागदार करने की थी। एक मिनट, ताई जान से मेरी इस मौजू पर बात हो चुकी है कि आप लोगों में से किसी के पास ऐसा कोई सबूत है कि ताजूर जहां के बारे में
ये बात साबित हो सके कि उसे ताई जान ने किसी ऐसे अमल पर आमादा किया था। कहीं से भी ऐसा कोई सबूत है कि ताजुर जहां के बारे में ये साबित हो सके। इसके बावजूद अगर ताई जान पर कोई इल्ज़ाम तराशी की जा रही है तो कर लें आप लोग, मैं उनका एहतराम करता हूँ। उन्हें ऐसे किसी अमल की ज़रूरत नहीं है। कोई सबूत लेकर आए हैं आप ज़ाहिर हुसैन साहब? नहीं, लेकिन इस बार जो स्कैंडल सामने आया है वो पहले से ज़्यादा सनसीखेज है। क्या आपके पापा की अरबों रुपयों की जायदाद ताहरा खानम ने अपनी मलकियत करार दी है और बताया है कि आपके पापा ने यहाँ जो ख़रीदो फरोख्त की है वो मोहतरमा ताहरा खानम के सरमाए से की है। ताहरा खानम ने इस सिलसिले में कुछ कागजात पेश किए हैं, जाली हैं, सरफराज भाई ने तंजिया अंदाज में कहा। इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी और ना हम कराना चाहते हैं। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप इस बंटवारे से इनकार कर दीजिए। क्यों? ताकि जायदाद खरीदो फरोख्त का ये मंसूबा ज़ैर तहकीक लाया जा सके और सुकून से छानबीन की जा सके। अगर अभी तकसीम की बात हुई तो फिर हम ये साबित नहीं कर सकेंगे कि ताहरा खानम के पेश किए हुए कागजात जाली हैं। जनाब ज़ाहिर हुसैन साहब, मैंने खुद भी बहरीन की एक फ़िल्म में आला पाए की मुलाजमत की है और मेरे पापा भी वहीं मुलाजमत करते थे। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये अहमकाना हथकंडे मुझे मुतासर नहीं कर सकते। आपको सोचना समझना चाहिए। कागजात अदालत में पेश कीजिए। अगर गलत साबित होते हैं तो दावा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। आप मेरे पास क्यों चले आए? इसलिए कि आप इम्तियाज़ खान साहब की औलाद हैं। सुनिए जनाब, मैं एक जज्बाती अहमक नहीं हूँ। हर काम सोच समझ कर करता हूँ। और फिर वैसे भी आप यकीन कर लें, सायरा से शादी करने के बाद मैं इस मुल्क में नहीं रहूँगा। हम लोग इंग्लैंड में सेटल हो जाने का प्रोग्राम बना चुके हैं। ताहरा खानम कुछ अरसे के बाद मेरी सास बनने वाली हैं। उन्होंने अपने तमाम असासे और मफादात अपनी बेटी के साथ मुझे मुंतकिल करने का फ़ैसला किया है। आप खुद सोच लीजिए। सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, बंटवारे के सिलसिले को आप मुलतवी करेंगे या नहीं? हरगिज़ नहीं। मैं ताई जान के खिलाफ कोई कदम भी नहीं उठा सकता। खुलकर बता रहा हूँ आपको। चलो बेटे चलो। ताए अबू उठ खड़े हुए। फिर वो गर्दन झुकाकर कमरे से बाहर निकले तो हम लोग भी उनके पीछे चल पड़े। ज़ाहिर हुसैन ने रास्ते में कहा, मुझे मेरे घर के पास उतार दें। खासी मुश्किल में पड़ गया हूँ, लेकिन अपने वसाइल से काम लूँगा। जो कागजात हमने पेश किए हैं अगर वो जाली करार पाए तो फिर हमें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। रात का कोई 1:30 बजा होगा जब कमरे में उकताहट महसूस करके मैं बाहर निकल आया और यूं ही टहलता हुआ आगे बढ़ता रहा। माहौल बिल्कुल सुनसान और खामोश था। मेरी निगाहें चारों तरफ भटक रही थीं कि अचानक ही मैंने किसी को दौड़ते हुए देखा और मैं चौंक पड़ा। कोई भागता हुआ उस दूसरे हिस्से की जानब जा रहा था और फिर मैंने उसके पीछे किसी और को भी भागते हुए देखा। मेरे दिल में खौफ का कोई एहसास नहीं था। मैंने भी उसी के पीछे छलांग लगा दी। ये कौन था जो आगे भाग रहा था और वो कौन था जो उसका पीछा कर रहा था? मैं तेजी से उस दूसरे हिस्से के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। एक कमरा रोशन नजर आ रहा था। उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था और अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैं दरवाजे के उस पार पहुंच गया। अब मुझे एक गुड़ाई हुई आवाज़ सुनाई दी, बता इम्तियाज़ अहमद कहाँ है? उसे किसने फरार कराया है? बता दे फरदौस, वरना मैं तेरा वो हशर करूँगा कि तू ज़िंदगी भर याद रखेगी। मेरे कान झनझना गए। अजीब सा नाम लिया गया था। अजीब से अल्फाज थे जो मैंने सुने थे। मैंने झांक कर देखा तो मुझे दीवार के साथ फिरदौस खड़ी हुई नजर आई। ये वही पुरइसरार औरत थी जिसका किरदार अभी तक वाज़े नहीं हो सका था। मैं फटी फटी आंखों से उन दोनों को देखता रहा। खरातून ने फिर कहा, देख फरदौस, बता दे इम्तियाज़ अहमद कहाँ चला गया और तूने उसे कहाँ छुपा दिया और किसकी ईमा पर तूने उसे फरार होने में मदद दी? बता दे फरदौस, वरना बिन मौत मारी जाएगी। मैं इसी वक्त तुझे ख़त्म कर दूंगा, तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे इम्तियाज़ अहमद मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो मेरे काबू से निकल गया तो मुझे सख्त मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बस तो मुझे एक बार ये बता दे कि अचानक ही खरातून को कोई एहसास हुआ और उसने पलट कर मुझे देखा। फिर उसके चेहरे पर एक खौफनाक करख्ती छा गई।
तू कहाँ से आ मरा, बाज नहीं आएगा तू ऐसे, बाज नहीं आएगा, कुछ ना कुछ होकर रहेगा तेरे साथ, जा चला जा यहाँ से। मैं बेखौफी से आगे बढ़ा और मैंने कहा, खरातून किसका नाम लिया था अभी तूने? कौन इम्तियाज अहमद? ये नाम तो मेरे पापा का है। तो यहाँ से चला जा, मैं कहता हूँ, जा चला जा यहाँ से। वो अचानक ही मेरी तरफ पलटा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे मुझ पर हमला करेगा। मैं खुद भी गुर्राकर आगे बढ़ा और मैंने उस पर हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही उसकी एक चिंगार उबड़ी और वो कई कदम पीछे हट गया। उसने इधर उधर देखा और फिर फरदौस की तरफ रुख करके बोला, बच नहीं सकेगी तू मेरे हाथ से, समझी, बच नहीं सकेगी। तू भाग कहाँ रहा है? आ मैं देखूं तो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मैंने कहा और एक बार फिर मैंने खरातून की तरफ छलांग लगाई, लेकिन वो किसी छल्लावे की तरह पीछे हटकर एक दीवार से टकराया और दूसरे ही लम्हे दीवार से पार हो गया। अब उस कमरे में कोई वजूद नहीं था। मैंने पलटकर फरदौस को देखा और दूसरे लम्हे मैं शदीद जंजलाहट का शिकार हो गया, क्योंकि फरदौस भी अब वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा, फिर मैं दरवाजे की जानब लपका और वहाँ से बाहर निकल आया। हर तरफ हू का आलम तारी था। मैं कुछ देर इधर उधर देखता रहा और फिर मेरी समाज से वही अल्फाज टकराए। खरातून फरदौस से पूछ रहा था कि इम्तियाज़ अहमद कहाँ है और किसने उसे फरार कराया है। इम्तियाज़ अहमद खान यानी मेरे पापा। मेरे दिल कंपनियों में धड़कने लगा। ये क्या सवाल है, ये कैसा सवाल है? मेरा दिल चीख चीख कर मुझसे सवाल कर रहा था। यहाँ से निकलने का ख्याल भी नहीं आया, हालांकि इस वक्त यहाँ का माहौल बेहद खौफनाक हो गया। दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था, दिल की धड़कन अजीब हो रही थी। आखिर खरातून फरदौस से ये कैसा सवाल कर रहा था, इसका मतलब क्या था? मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं और बैठने के लिए कोई जगह तलाश करने लगा। फिर उस कमरे से बाहर निकल आया और एक मुनासिब जगह बैठकर दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। खौफ का एहसास एहसास मेरे दिल में नहीं था। माजी का एक एक ख्याल दिल में ला रहा था। पापा की लाश, उनके लिबास की जेब से बरामद होने वाली तस्वीर, फिर फरदौस का तस्वीर चुराना, हमीदा के नाम से मेरे कमरे की सफाई करना, दानिया से दोस्ताना सलूक करना। उसका हर अमल पॉजिटिव था, लेकिन उस दिन वाशरूम से गायब हो जाना और उस वक्त भी वही अमल। फरदौस भी यकीनन एक गैर इंसानी किरदार था, मगर खरातून उससे पापा के बारे में क्यों पूछ रहा था? मैं उसके अल्फाज जहन में दोहराने लगा। बता, इम्तियाज़ अहमद खान कहाँ है? उसे किसने फरार किया? देख फरदौस, बता दे, इम्तियाज़ अहमद खान कहाँ है? उसे किसने फरार कराया है? किसकी ईमा पर उसने फरार होने में मदद दी? क्या है ये अल्फाज? क्या है? क्या पापा? मैं वहाँ से चल पड़ा। सारी रात फूलों की क्यारी के पास बैठे बैठे गुजार दी। उजाले की किरणें नमूदार हुई तो इस ख्याल से वापस कमरे में आ गया कि अभी कुछ देर के उजाले की किरणें नमूदार होंगी और फिर मुझे कैसर खान जाग जाएगा और मुझसे उल्टे सीधे सवालात करेगा। कमरे में दाखिल ही हो रहा था कि मोबाइल फ़ोन की आवाज़ सुनाई दी और मैं उछल पड़ा। इस वक्त कौन फ़ोन कर सकता है? झपट कर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से ज़ाहिर हुसैन की आवाज़ सुनाई दी। सॉरी शहाब, बहुत देर से फ़ोन कर रहा हूँ, इस वक्त फ़ोन करने की माफ़ी चाहता हूँ। खैरियत ज़ाहिर हुसैन साहब? शहाब, इम्तियाज़ अहमद ज़िंदा हैं। ये एक और धमाका था, आवाज़ ही नहीं निकल सकी। फ़ोन कान से लगाए लरसता रहा। ज़ाहिर हुसैन साहब की आवाज़ फिर उभरी। शहाब, इम्तियाज़ अहमद ज़िंदा हैं, कोई शुबे वाली बात नहीं, मैं अपने दोस्त की आवाज़ पहचानता हूँ। ज़ाहिर हुसैन साहब, बराह करम तफसील बताइए। ना जाने किस तरह मेरे हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकली। फ़ोन आया था मेरे पास, उनका फ़ोन आया था। पहले उन्होंने तस्दीक की कि आप ज़ाहिर हुसैन बोल रहे हैं। मेरे हाँ कहने पर वो बोले, ज़ाहिर हुसैन, मैं इम्तियाज़ अहमद हूँ। इतने अरसे के बाद मेरे फ़ोन पर तुम्हें हैरानी हुई होगी। मैं नहीं जानता कि इस दौरान क्या क्या हो चुका, लेकिन जो थोड़ी बहुत मालूमात मुझे हासिल हुई हैं उनके तहत ये पता चला है कि ताहरा बेगम मेरे बच्चों का हक मारने की कोशिश कर रही हैं। ये एक लंबा खेल है, तुम्हें तफसील बताऊंगा। फ़िलहाल मेरी बात सुनो।
सुना है कि मेरी जायदाद के सिलसिले में जो कुछ जाली कागजात पेश किए गए हैं, मैं तुम्हें असल कागजात की निशानदही करता हूँ। कागजात बैंक के लाकर में हैं, उसकी तफसील तुम्हें इस पते से मिल जाएगी। पता नोट करो शहाब, ये पता है उस फ्लैट का जहाँ हमारे ख्याल के मुताबिक इम्तियाज़ अहमद की लाश पाई गई थी। अब हकीकत क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा। इसके अलावा पापा ने और कुछ नहीं कहा। वो कहाँ हैं? बस उन्होंने इतना ही कहा कि अभी वो दुश्मनों के नरगे में हैं। बैंक के लाकर में कागजात मौजूद हैं। लाकर से मुतअल्लिक़ तफसील उसी फ्लैट में है। मैंने उनसे कहा कि उनसे मुलाकात कब होगी, तो उन्होंने कहा कि वक़्त आने पर मिलूँगा। ये फ़ोन कब आया था? कोई 20 मिनट पहले मेरे मोबाइल फ़ोन पर। क्या तुम मेरे पास आ रहे हो? हम साथ ही चलते हैं। मैं पहुंच रहा हूं। कोई ख़ास बात हुई तो आपको फ़ोन पर इत्तला दूंगा। फ़ोन बंद करके मैंने फ़ौरन ही नादर खान को फ़ोन किया और उसे तफसील बता दी। नादर खान बोला, ठीक है, मैं तैयार हो रहा हूँ। तुम ऐसा करो, कैसर खान के साथ आ जाओ। यहाँ से ज़ाहिर हुसैन साहब को साथ ले लेंगे। ठीक है। फ़ोन बंद करके मैंने बरक रफ्तारी से मुंह हाथ धोया, लिबास तब्दील किया और फिर दौड़ता हुआ कैसर खान के पास पहुँच गया। कैसर खान जाग गया था और चाय की तैयारी में मसरूफ़ था। मैंने उससे कहा, कैसर खान, आज चाय नहीं पिएंगे, आओ ज़रा, बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है साहब, कैसर ने कहा और थोड़ी देर के बाद गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। नादर खान अपने घर के दरवाजे पर तैयार मिला। फिर हम ज़ाहिर हुसैन साहब को साथ लेकर मतलूबा फ्लैट पर पहुंच गए। नादर खान ने अपने हाथों से लॉक खोला। अभी तक वहां पुलिस की सील लगी हुई थी, लेकिन नादर खान ने इंतज़ाम कर लिया था। चुनाचा अंदर दाखिल होने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हम अंदर पहुंच गए। सबसे पहले मैंने उसी अलमारी की तलाशी ली जिसमें मुझे वो तस्वीरें मिली थी। यहाँ एक ख़त के साथ लाकर की चाबी मौजूद थी। ख़त में कुछ इस तरह के कागजात थे जो बाकायदा हासिल किए गए थे और जिनमें हमें बैंक का वो लाकर खोलने की इजाज़त पापा के असली दस्तखतों के साथ दी गई थी। नादर खान ने कहा, बहुत बड़ी मुश्किल दूर हो गई, वरना बैंक में इतनी आसानी से लाकर खोलने की इजाज़त ना मिलती। उसके लिए बाकायदा कानूनी कार्रवाई करना पड़ती। फिर हमने वो ख़त पढ़ा जो 100% पापा की तहरीर में था और जिसमें लिखा था, बैंक के लाकर में वो कागजात मौजूद हैं जो जायदाद पर हमारा मुकम्मल हक साबित करते हैं। ये वही कागजात हैं जो ज़ाहिर हुसैन के पास से उड़ाए गए थे और उनकी जगह जाली कागजात रख दिए गए थे। चूँकि इन जाली कागजात के ज़रिए एक फ़राड किया गया है, इसलिए तुम ताहरा खानम पर मुकदमा कायम कर सकते हो। मैं ठीक हूँ और वक़्त आने पर तुमसे मिलूँगा। खुदा हाफ़िज़, इम्तियाज़ अहमद ख़ान। ये ख़त पढ़कर मेरे हाथ पांव कांपने लगे। ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अचानक ही नादर खान ने पूछा, ज़ाहिर हुसैन साहब, आपके पास कॉल किस नंबर से आई थी? यकीनन वो नंबर महफूज होगा। मैंने फ़ौरन ही मालूम किया था, पब्लिक बूथ से ये फ़ोन किया गया था। आप बराह करम पब्लिक बूथ नंबर मुझे दे दीजिए, मैं मालूमात हासिल कर लूँगा। ठीक है, ज़ाहिर हुसैन ने कहा और अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर नादर खान को नंबर दे दिया। उसके बाद हम लोग उस फ्लैट से निकल आए और बैंक पहुँचे। लाकर से हमें कागजात का लिफाफा दस्तयाब हो गया और उसके बाद हम वहाँ से चल पड़े। ज़ाहिर हुसैन ने रास्ते में कहा, बात बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। ताहरा खानम ने यकीनन अपनी पुरइसरार कुव्वतों के ज़रिए ये कागजात हमारे पास से उड़ाए थे, लेकिन ये इम्तियाज़ अहमद ख़ान की तहवील में कैसे पहुंच गए? ये सब बड़ी बात है कि इम्तियाज़ साहब ज़िंदा हैं, खुदा की पनाह, लेकिन अनोखे और दिलचस्प वाक़यात हैं। बहरहाल तय पाया कि अभी मामा, ताए अबू वगैरह को पापा की ज़िंदगी के बारे में कुछ ना बताया जाए। मैं घर पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाकर उन लोगों को मुतमिन किया और बताया कि एक ज़रूरी फ़ोन आ गया था जिसकी वजह से जाना पड़ा। बहरहाल मुझसे बहुत ज़्यादा छानबीन नहीं की गई। अगर पापा वाकई ज़िंदा हैं और ये भी कोई ऐसा ही सिलसिला है जैसे अब तक पेश आते रहे हैं, तो पापा की ज़िंदगी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत थी। एक बार फिर हमारे दिल की दुनिया आबाद हो जाएगी। बहरहाल सब्र करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने सब्र किया। रात के खाने के बाद
कुछ थकन का इजहार करके मैं अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेट गया। मेरी सोचें ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गईं। वक्त गुजरता रहा और फिर ना जाने कब मुझे नींद आ गई। उस वक्त रात के 2:15 बजे थे जब अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे में कुछ आहटें महसूस हुई थीं। मैंने चौंक कर देखा। उस रवायती ड्रेसिंग टेबल के पास रोशनी हो रही थी जिस पर पहली बार मैंने सफियोना को देखा था, और इस वक्त भी ये देखकर मेरे बदन में एक सनसनाहट फैल गई कि सफियोना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बाल संवार रही थी। ये बात तो मुझे मालूम थी कि अब वो सफियोना नहीं बल्कि गोरनी है, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो सफियोना ही के रूप में थी और इतनी रात होने के बावजूद मध्यम रोशनी में भी बहुत दिलकश नजर आ रही थी। मैं उठकर बैठ गया तो वो मेरी तरफ मुड़ गई। जाग गए? मैंने जानबूझकर आहटें की थी कि तुम्हारी आंख खुल जाए। तुम्हारे पास आकर तुम्हें झंझोड़ नहीं सकती थी क्योंकि तुमने। क्या बात है सीधा? इस वक्त अचानक ही मैंने लहजा बदल लिया। वो सीधा के नाम से बहुत खुश होती थी। वो अपनी जगह से उठी और चंद कदम आगे बढ़कर मेरे पास आ गई। जब से तुमने अपना रवैया तब्दील किया है मेरी नींदें हराम हो गई हैं। बस तुम्हें देखने आ गई थी। आओ अब जाग ही गए हो तो बाहर चलें। तुम यूं करो, सीधा के सामने वाले हिस्से में चलो, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, उसने कहा और कमरे के दरवाजे की जानब बढ़ गई। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं अब वो अमल कर डालना चाहता था जिसके लिए सही वक्त का मुंतज़िर था। गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया, फिर उस तवीज़ को चेक किया जो कैसर खान ने मुझे दिया था। दूसरे तवीज़ को संभाल कर रखा और फिर माचिस निकाल कर जेब में महफूज की और उसके बाद उस हिस्से की जानब चल पड़ा जो खाली होता था। और यहाँ बहुत से वाक़यात पेश आ चुके थे। सीज़ा या गोरनी एक कमरे में मौजूद थी, सिर्फ उसी कमरे में रोशनी थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा, फिर एक तरफ इशारा करके बोली बैठो, और फिर खुद भी मेरे सामने बैठ गई। वो कहने लगी, शहाब कितना वक्त लोगे मुझसे मंसूब होने के लिए? तरीक़ेकार क्या होगा सीधा? मुझे तो कुछ नहीं मालूम इस बारे में। ताहरा खानम इंतज़ाम करेंगी और शाम की कोठी हमारा घर होगी। उसे दुनिया की कीमती से कीमती चीज़ से आरास्ता कर दिया जाएगा। हाँ, बस तुम्हें एक तकलीफ़ होगी, तुम्हें वहाँ तन्हा मेरे साथ रहना होगा, लेकिन उसका भी तरीक़ेकार मैं तुम्हें बताए देती हूँ। तुम अगर यहीं रहना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। सुबह से लेकर रात तक तुम मामा और घर के दूसरे लोगों के साथ वक्त गुजार सकोगे। रात को जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए लेटोगे तो मैं तुम्हें आवाज़ दे लिया करूँगी और तुम लम्हों में मेरे पास पहुँच जाया करोगे। मुझसे मंसूब होने के बाद तुम्हें कुछ पुरअसरार कुव्वतें हासिल हो जाएंगी। बस मैं तुम्हें उसी रूप में मिला करूँगी। तुमने मुझे बेखुद कर दिया है, क्या मैं ये रोशनी बुझा दूं? सीधा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने कहा। मैंने कार्नस पर रखी हुई मोमबत्ती की तरफ देखा और उसकी जानब बढ़ गया। रोशनी का स्विच उसी जगह था। मैंने रोशनी बुझाई, फिर जेब से माचिस निकालकर मोमबत्ती जला दी, लेकिन उसके साथ ही मैंने वो तावीज़ भी निकाल लिया जो कैसर खान ने मुझे दिया था। उसे रोल किया और मोमबत्ती की रोशनी में सीधा की तरफ देखने लगा। सीधा, मैं आज ये तावीज़ जलाए दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे और मेरे दरमियान फासले ख़त्म हो जाएं। ये कहकर मैंने हाथ में पकड़े हुए तावीज़ को मोमबत्ती से लगा दिया। तावीज़ ने फ़ौरन ही आग पकड़ ली थी। वो थोड़ा सा ही जला था कि सीधा हलक से एक कर्बनाक आवाज़ निकली और वो खड़ी हो गई। शुहाब, शुहाब! मैंने तवीज़ को नीचे झुकाया ताकि कागजी री तरह आग पकड़ ले और वो धड़ाधड़ जलने लगा। इस बार सीधा की चीख बहुत ही दिल खराश थी। उसने इधर उधर हाथ पांव मारे और दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव नहीं उठ रहे थे। मैंने रोशनी जला दी। सीधा अब बेहानक चीखें मार रही थी। वो बराबर चीख रही थी, ये क्या कर रहे हो शहाब? शहाब! उसने फिर अंधों की तरह कदम आगे बढ़ाए और ज़मीन पर गिर पड़ी। अब वो ज़मीन पर लौटती फिर रही थी और उसके हलक से कर्बनाक चीखें निकल रही थी। उसका सारा लिबास जल चुका था। उसके बदन पर स्याही फैलती जा रही थी। फिर अचानक ही उसने सुकड़ना शुरू कर दिया।
اس کا بدن چھوٹا ہوتا جا رہا تھا اور اب وہ گورنی کی بھیانک شکل میں آ چکی تھی۔ سیزا کا روپ ختم ہو گیا، وہ زمین پر پاؤں رگڑ رہی تھی، اٹھنے کی کوشش کرنے میں بار بار گر رہی تھی اور میں بڑی ہمت اور دلیری کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا قد 1 فٹ کے قریب رہ گیا۔ پھر وہ اور چھوٹا ہوا اور چھوٹا ہوتے ہوتے آخر کار بالکل غائب ہو گیا۔ یہ منظر اس قدر بھیانک تھا کہ دیکھنے والے کی دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں، لیکن قدرت نے شاید مجھے کچھ خاص ہی ہمت بخشی تھی۔ میں بڑی بے خوفی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک عجیب سا سناٹا پھیل گیا، سارا ماحول سائیں سائیں کر رہا تھا۔ جلے ہوئے تعویذ کا آخری سرا جب میری انگلیوں کو چھونے لگا تو میں نے اسے زمین پر ڈال دیا اور پھر میں نے گرائی ہوئی آواز میں کہا، گورنی تو اب بھی ختم نہ ہوئی تو پھر شاید میں آگے کچھ بھی نہ کر سکوں۔ یہ کہہ کر میرے قدم باہر کی جانب اٹھ گئے اور میں باہر کھلی ہوا میں نکل آیا۔ ماحول میں کچھ عجیب سی سنسناہٹیں گونج رہی تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے کچھ سائے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں۔ میں نے بہت اچھی طرح محسوس کیا کہ سایوں کی ہوا میرے جسم کو لگ رہی ہے۔ ان میں سے کسی کا رخ اس مکان کی جانب نہیں تھا، بس وہ ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے، میرے پاس سے نکل رہے تھے۔ میں دانت بھینچے آگے بڑھتا رہا اور راہداری میں آ گیا، لیکن راہداری میں بھی میں نے ایسی ہی آہٹیں سنی جیسے کوئی بغیر آواز کے دوڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کئی بار ان کے لباسوں نے میرے جسم کو چھوا، لیکن مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اس کے بعد بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے سامنے والے روشن دان سے کچھ آنکھیں اندر جھانک رہی ہوں۔ ان آنکھوں میں نفرت کا طوفان امڑ رہا ہو، مدہم مدہم آوازیں بھی ابھر رہی تھیں۔ میں نے گرائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے جو کچھ کیا ہے میں اس پر پشیمان ہوں اور نہ تم سے خوف زدہ۔ کہو تو باہر تمہارے مسکن میں آ جاؤں، بگاڑ لینا میرا اگر کچھ بگاڑ سکتے ہو۔ میں پلنگ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے یوں لگا جیسے باہر بھگدڑ مچ گئی ہو۔ میں دروازے پر آیا، پھر چند قدم آگے بڑھا، سائے سمٹ گئے تھے۔ میں کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا اور اس کے بعد واپس اندر آ گیا اور میں نے کہا، میں دروازہ بند نہیں کر رہا، اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کن جنگ چاہتا ہوں۔ تم میں سے کسی سے اگر میرا کچھ بگاڑا جائے تو بگاڑ لینا۔ اس کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا۔ میں نہیں جانتا کہ میرے اندر اس قدر ہمت کہاں سے پیدا ہوئی کہ ان خوفناک 3 واقعات کو میں کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ بہرحال رات کے کسی حصے میں مجھے نیند آ گئی اور صبح کو جاگا تو پرسکون تھا۔ میں کیسر خان کے پاس پہنچ گیا۔ کیسر خان نے معمول کے مطابق مسکرا کر میرا استقبال کیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی تو کیسر خان نے اپنے لباس سے تعویذ نکال کر مجھے دیا اور بولا، رات کو مرشد خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ صبح شہاب ملے تو یہ تعویذ اسے دے دوں اور اسے یہ بتا دوں کہ اس کا استعمال وہ جانتا ہے اور یقیناً یہ استعمال صحیح وقت پر ہونا ضروری ہے۔ میں نے بڑی عقیدت سے وہ تعویذ لے کر اپنے لباس میں محفوظ کر لیا۔ پہلے تعویذ کا رد عمل میں دیکھ چکا تھا۔ تعویذ تو مجھے اس سے پہلے بھی ملے تھے، لیکن خراتون نے انہیں جلانے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ خاصی دیر تک کیسر خان کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر جب وہاں سے اٹھا تو دل میں یہ احساس تھا کہ دوسرا تعویذ مجھے بے مقصد نہیں دیا گیا ہوگا۔ دن کے کوئی 11 بجے مجھے تائی جان کا فون موصول ہوا۔ میں نمبر دیکھ کر چونک پڑا۔ میں نے جلدی سے موبائل فون کان سے لگایا اور مؤدبانہ لہجے میں کہا، جی تائی جان، شہاب بول رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں تائی جان، حکم کریں، گھر آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں، میں حاضر ہوتا ہوں۔ میں نے جواب دیا اور فون بند ہو گیا۔ مجھے اپنے بدن میں ایک عجیب سی اینٹھن کا احساس ہوا۔ دل اندر سے یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، کیا اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ بہرحال کیسر خان کے ساتھ جب تائی جان کے گھر پر پہنچا تو وہ باہر اپنی اسی لینڈ کروزر میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ خود تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، ڈرائیور کو واپس کر دو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ جی تائی جان، جیسا آپ کا حکم۔ میں نے پوری بے خوفی کے ساتھ کیسر خان کو واپس جانے کی ہدایت کی اور خود تائی جان کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا۔ آپ خود گاڑی ڈرائیور کریں گی؟ ہاں، تائی جان نے کہا اور لینڈ کروزر اسٹارٹ کر دی۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیور کر رہی تھی۔ میں نے تعریفی لہجے میں کہا،
कमाल है, आप तो बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेती हैं। ताई जान ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद गाड़ी अरशाम की कोठी पर जाकर रुकी। कुछ नामालूम हाथों ने गेट खोला और ताई जान गाड़ी को अंदर ले गई। आज फिर मैं ये देखकर शशदर रह गया कि कोठी शानदार फर्नीचर से आरास्ता थी और उसी तरह सजी हुई थी जिस तरह मैंने उसे पहली बार देखा था। बाद औकात इंसान दुनिया की हर बात पर गौर करता है, खुद अपने आप पर गौर नहीं करता। मैं जिन भयानक वाकयात से गुजर चुका था और जो कुछ मैंने कर डाला था उस पर मैंने गौर ही नहीं किया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक गोरनी हलाक हो चुकी थी। मैं उसके साथ शानदार ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। मैंने कहा, ताई जान, मैंने इस कोठी के दो रूप देखे हैं, एक ये जो इस वक्त है और दूसरा वो जो मैं यहाँ तन्हा आकर देख चुका हूँ। हाँ, इसके और भी बहुत से रूप हैं, लेकिन अब तुम ये समझ लो कि ये तुम्हारी मलकियत है। तुम्हें सीधा के साथ यहीं रहना है और आज मैंने फैसला किया है कि तुम्हें सीधा से मुंसलिक कर दूं। एक सवाल करूं ताई जान? हाँ पूछो। सीधा का मजहब क्या होगा? क्या इस्लामी तरीके से मेरा निकाह उससे किया जाएगा या फिर? मैंने दिल ही दिल में खुशी महसूस करते हुए कहा। सीधा से निकाह की बात इस बात की दलालत करती थी कि ताई जान को सीधा की मौत के बारे में मालूमात हासिल नहीं। ताई जान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने कहा, तुम इस तरह की बातें सोचना छोड़ दो। मैं जो कुछ करूंगी ठीक करूंगी, बस तुम देखते जाओ। अभी मेरे और ताई जान के दरमियान इतनी ही बातचीत हुई थी कि बाहर कुछ आहटें सुनाई दी। देखो, शायद सीधा लोग आ गए। जो कोई भी है अंदर आ जाओ, ताई जान ने मुतमिन लहजे में कहा। लेकिन जो कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर मेरा दिमाग भी भक से उड़ गया। वो नादर खान था जो वर्दी में मलबूस था। उसके साथ पुलिस के कुछ अफराद भी थे। ताई जान का मुंह हैरत से खुल गया। तुम? जी मोहतरमा ताहरा खानम, मैं आपके घर से आपका ताक़ुब करता हुआ यहाँ तक आया हूँ। इंस्पेक्टर, अब मेरे लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। तेरा कोई मौसर बंदोबस्त करना होगा। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा है कि मैंने अभी तक तेरे लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। सॉरी ताहरा खानम, आपने मेरे लिए कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन मैंने आपके लिए ठोस कदम उठा लिया। ये आपका वारंट गिरफ्तारी है। आप अपने आप को ज़ैरे हिरासत समझें। क्या बकवास कर रहा है? चलो ताहरा खानम के हाथों में हथकड़ियाँ डाल दो। आपने एक दिन मुझसे बहुत ही हकीर लहजे में कुछ बातें की थी। ताहरा खानम, आज मैं आपको धक्के देता हुआ पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा और उसके बाद जो होगा वो आप समझती हैं। वारंट दिखाओ। ताई जान की गुर्राहट बेहद खौफनाक थी। नादर खान ने वारंट उनके सामने कर दिया और ताई जान उसे हाथ में लेकर देखने लगी। फिर उन्होंने खूनी निगाहों से नादर खान को देखा और बोली, वक्ती तौर पर तूने ये वारंट किसी न किसी तरह हासिल कर लिया होगा। तेरी इस कारकर्दगी को सराहती हूँ, वरना पूरे मुल्क में किसी की मजाल नहीं कि ताहरा खानम के वारंट गिरफ्तारी जारी करता। लेकिन इस तरह मेरी गिरफ्तारी तेरे लिए मुमकिन नहीं। ये कहकर अचानक ही उन्होंने सोफे पर उल्टी छलांग लगा दी जिस पर वो बैठी हुई थी। वो तेजी से पीछे हटी और पुश्त की दीवार से टकराई। दूसरे लम्हे वो इस दीवार में गरूब हो गईं। नादर खान और उसके साथ आने वाले पुलिस वालों का मुंह हैरत से खुल गया। मैं भी उछलकर खड़ा हो गया था। ताई जान अगर इस तरह निकल गईं तो वाकई नादर खान की शामत आ जाएगी। इसके अलावा जब उन्हें गौरनी की मौत का इल्म होगा तो इस बात के अमकानात हैं कि हमारा पूरे खानदान पर ही तबाही नाज़िल हो जाए। दफतन ही मेरे जहन में वो तय खाना आया जिसमें एक बार ताई जान को देख चुका था और वो गोरनी के साथ बैठी हुई गालबन कोई गंदा इल्म कर रही थी। आओ नादर खान, मैंने नादर खान को इशारा किया और दरवाजे की जानब दौड़ पड़ा। नादर बे इख्तियार मेरे पीछे आया और मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखकर कहा, अपने साथियों को भी बुला लो। साथी खुद ब खुद ही नादर खान के पीछे आ गए। मैं उसकी रहनुमाई करता हुआ उस तय खाने तक पहुंचा और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। ताई जान जिधर से भी यहाँ आई हों, लेकिन इस वक्त वो इस तय खाने से अंदर दाखिल हुई थी। उनके कदमों की आहटें गूंज रही थी। दफतन ही तय खाना रोशन हो गया। मैं नादर खान उसके साथियों के हमरा तय खाने में उतरा तो मैंने उसी सिंहासन पर ताई जान को बैठे हुए देखा।
अभी तक वो अपने उसी लिबास में थीं, लेकिन संगासन पर बैठते हुए अचानक ही उनका रूप बदलने लगा और वो कुछ लम्हों के बाद वो एक इंतहाई भयानक शक्ल इख्तियार कर गईं। उनका चेहरा काला हो गया, उस पर लंबे लंबे बाल उग आए। उसके साथ ही उनके हाथों की कलाइयों और जिस्म के खुले हिस्सों पर भूरे रंग के बाल नजर आ रहे थे और मेरे जहन में एक छनाका सा हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही बाल थे जैसे मैंने मुख्तलिफ जगहों पर लाश के आसपास देखे थे। चौधरी इरफान की लाश के पास भी ये बाल मिले थे, पापा की लाश के पास भी ये बाल मौजूद थे और औरत के पास से भी, जिसे हलाक कर दिया गया था। ताई जान जल्दी जल्दी कोई मंत्र पढ़ रही थी। नादर खान ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा, लगाओ हथकड़ी। लेकिन नादर खान के साथियों के पांव जैसे जम गए हों। वो दहशत भरी निगाहों से ताई जान को देख रही थी। अचानक ही मुझे ख्याल आया और मैंने जल्दी से जेब से वो तावीज़ निकाल लिया जो सुबह ही कैसर खान ने मुझे दिया था। अब तावीज़ की ज़रूरत पेश आ गई है। अचानक ही मैंने नादर खान से कहा, माचिस या लाइटर है तुम्हारे पास? हाँ, क्यों? मुझे दो, मैंने कहा और नादर खान ने जल्दी से एक लाइटर निकालकर मुझे दिया। ताई जान की आंखें बंद थीं। शायद वो कोई भयानक मंत्र पढ़ रही थी जिसका रद्द अमल कुछ ही लम्हों के बाद ज़ाहिर होने वाला था। मैंने तावीज़ के सिरे को आग लगा दी तो वो धड़ाधड़ जलने लगा। दफतन ही ताई जान ने आंखें खोली और उसके बाद उनके हलक से इतनी भयानक चीख निकली कि पूरा तहखाना थर्रा गया। पुलिस वाले घबराकर वापस भाग पड़े। सिर्फ नादर खान और मैं थे जो यहाँ खड़े हुए थे। हम तावीज़ जलता हुआ देख रहे थे। तावीज़ के साथ ही ताई जान के सर के आग के शोले बुलंद हो रहे थे और वह बुरी तरह कपकपा रही थी। उन्होंने अपने सर को नोचने की कोशिश की, लेकिन आग उनके हाथों की उंगलियों में भी लग गई और फिर ये आग उनके पूरे जिस्म में फैलती चली गई। नादर खान चंद कदम पीछे हटकर दीवार से जा टिका, मगर बेखौफी से ताई जान से चंद कदम के फासले पर खड़ा हुआ उन्हें जलता देख रहा था। वो अजीबोगरीब अंदाज में जल रही थी। उनके जिस्म से अब शोले नहीं बुलंद हो रहे थे, बल्कि एक मदम मदम आग उबर रही थी, गहरी सुर्ख, और उनका जिस्म आग के साथ भस्म होता जा रहा था। कोई 5 मिनट के अंदर अंदर उनका पूरा जिस्म कोयले की तरह स्याह हो गया। कुछ ही लम्हों के बाद जमीन पर उनकी राख बिखर गई। मैं हैरत से आंखें फाड़े उस मंजर को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या ताई जान खत्म हो गई। लग तो ऐसा ही रहा था। मैं पीछे हटा और नादर खान के पास पहुंच गया। मेरे ख्याल में ये खत्म हो गई नादर खान। हाँ, ऐसा ही लग रहा है, मगर ये सब कैसे हुआ? बस हो गया, मैं मुस्कुराकर बोला तो नादर खान हैरत से मुझे देखने लगा। यार, तुम बिल्कुल खौफजदा नहीं हो, उसने कहा और फुसफुसी आवाज में बोला। अब हम क्या करें? खामोशी से बाहर निकल चलो। तुम्हारे साथी पुलिस वालों ने बेशक इस जगह को देख लिया है, लेकिन अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उन्हें जुबान बंद रखने पर मजबूर करो। वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे एक बात बता दो, क्या ये वाकई मर चुकी हैं? मेरा तो यही अंदाजा है। फिर मैंने चौंक कर कहा, आओ जरा बाहर का नज़ारा करें। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। बाहर का मंजर अब वही वो था ही नहीं। सब कुछ उजाड़ और वीरान। फर्नीचर का नामो निशान तक नहीं था। बाकी चीजें भी गायब हो गई थी। पुलिस वालों ने गालबन बाहर का मंजर देखा था और यहाँ से भी खौफजदा होकर भाग गए। पुलिस की गाड़ी इमारत के अहाते से बाहर खड़ी हुई नजर आई, जबकि स्याह रंग की लैंड क्रूजर, जिसे ताई जान ड्राइवर करती हुई यहाँ तक लाई थी, अपनी जगह खड़ी हुई थी। थोड़ी देर के बाद हम एक रेस्तोरां में बैठे काफी पी रहे थे। नादर खान के हवास गुम थे। खुदा की कसम, मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा हैरत अंगेज वाकयात पेश नहीं आए। क्या वाकई तहरा खानम खत्म हो गई? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। काफी पीने के बाद उसने कहा, तुम घर जाओ, फिर देखें तकदीर हमारे लिए क्या फैसला करती है। फिर एक टैक्सी की गई जिसमें मैंने नादर खान को थाने पर उतारा और खुद घर की जानब रवाना हो गया। घर का बैरूनी हिस्सा सुनसान पड़ा था, कोई नजर नहीं आया। अंदर राहदारी में कदम रखा तो हीरा को दादी अम्मा के कमरे से निकलते हुए देखा। अंधाधुंध भागती हुई उसी तरफ आ रही थी। मुझे देखा तो बुरी तरह चीखी, शुहाब भाई, शुहाब भाई, दादी अम्मा, दादी अम्मा। मेरा दिल धक से हो गया। बेमुश्किल तमाम मेरे मुंह से आवाज निकली, क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया हीरा?
ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, चाय मांग रही हैं, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। ये कहकर हीरा भाग गई। मैं सन्नाटे में रह गया। मुझे यूं लगा जैसे दादी अम्मा के होश में आने का ताल्लुक ताई जान के वाक़े से हो। बहरहाल मैं आगे बढ़ गया। पूरा घर दादी अम्मा के गिर्द जमा था। वो मुसहरी से पुश्त लगाए बैठी थी और बिल्कुल तंदुरुस्त नजर आ रही थी। ताया अबू ने कहा, अम्मा भी ये शुहाब हैं, इम्तियाज़ अहमद के छोटे बेटे। दादी अम्मा ने मुझे देखकर मुस्कुराईं। उनकी आंखों में शरारत का अंदाज था, जैसे इस तारफ पर हंस रही हों। लेकिन उसके बाद उन्होंने दोनों हाथ फैलाए तो मैं उनके करीब पहुंच गया। बताइए इन्हें दादी अम्मा कि हमारा तारफ कब से है। दादी अम्मा ने मेरे सर सीने से लगा लिया। पता नहीं उनके होंठ हिले या नहीं हिले, लेकिन उनकी आवाज़ जरूर उभरी। सब तेरा किया धरा है। तू क्या ताई जान, सचमुच? मेरे होंठों से बरबराहट निकली। हाँ, और मुझे उसका भी अफसोस है, क्योंकि वो मेरे ख़ानदान की एक फ़र्द थी। लेकिन अफसोस दौलत और इक़्तिदार के लिए ईमान खो बैठी थी। दादी अम्मा की आवाज़ फिर मेरे कानों में उभरी। फिर उन्होंने मेरा हाथ दबाकर कहा, बाकी बाद में। कुछ लम्हे दादी अम्मा के सीने से लगकर मैं सीधा हो गया। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिसे इन हंगामा खेज वाक़यात की खबर हो जो मुझ पर बीत रही थी। मैं ही जानता था। सारे के सारे असल हालात से नावाकिफ थे। बहरहाल अब इस बात का यकीन हो गया कि ताई जान इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं था। उन्होंने जितने वार हम पर किए, बस कुदरत ही थी जिसने हमें बचाया और उन पुरइसरार कुव्वतों को हमारा मुहाफ़िज़ बना दिया, जिनके बारे में अब भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था। हीरा दादी अम्मा के लिए चाय बनाकर ले आई और कुछ लम्हों की इजाज़त लेकर वह वहाँ से निकला और अपने कमरे में आ गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उसके बाद फ़ौरन ही अर्जमंद का नंबर मिलाया। मेरी तमाम तर चाहतों का मरकज़ एक ही था। अर्जमंद से राब्ता कायम हो गया तो मैंने कहा, अर्जमंद, कुछ पता है क्या हो गया? अल्लाह, जो भी हुआ हो जल्दी बताइए। आपकी आवाज़ तो बड़ी अजीब हो रही है। हाँ अर्जमंद, खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। दादी अम्मा होश में आ गई, बिल्कुल ठीक हैं, वो चाय पी रही हैं। क्या? अर्जमंद का लहजा भी मेरी तवक्का के मुताबिक ही था। हाँ अर्जमंद, और एक और बात बताऊं, आप यकीनन मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। दादी अम्मा, सचमुच मैं वाकई तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा अर्जमंद। दादी अम्मा होश में आ गई हैं। खुदा की कसम, नानी जान सुनेंगी तो खुशी से दीवानी हो जाएंगी। आपको नहीं मालूम शहाब, हर नमाज में गीती आरा बेगम के लिए बड़ी गड़गड़ा कर दुआएं मांगती हैं। और दूसरी बात बताइए, ताहरा खानम का इंतकाल हो गया। कौन ताहरा खानम? ताई जान का नाम भी भूल गई। शहाब, आप यकीनन मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। मैं यकीनन तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। ताई जान का वाकई इंतकाल हो गया। कैसे? बस ज़्यादा तफसील नहीं बता सकता। एक तीसरी और बहुत ही अहम खबर और भी सुन लो। अल्लाह, आज तो आप मुसलसल धमाके कर रहे हैं। ये धमाका सबसे ज़बरदस्त है और ये है अर्जमंद के पापा जिंदा हैं। वो अभी मेरे पास नहीं आए हैं, लेकिन हमें उनकी ज़िंदगी की खबर मिल गई है। बहुत जल्द वो हमारे पास होंगे। अर्जमंद पर वही असर हुआ था जो होना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से उसने फूले हुए सांस के साथ कहा, खुदा की कसम, खुशखबरियों के ढेर लगा दिए आपने तो। मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, मैंने कहा और उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया। सीना खुशी से फूल रहा था। तभी ज़ाहिर हुसैन का फ़ोन मौसूल हुआ। उनके लहजे में बड़ी सनसी थी। क्या ये सचमुच है शहाब जो मुझे नादर खान ने बताया है? हाँ ज़ाहिर साहब, सिर्फ वही सच नहीं है बल्कि एक और इतला है आपके लिए। वो ये कि दादी अम्मा होश में आ गई हैं और अब बिल्कुल सेहतमंद हैं। मेरे खुदा, लेकिन ताहरा खानम की मौत किस तरह मंज़े आम पर आएगी, ये बात मेरी समझ से बाहर है। खैर, जो होना है वो तो होकर रहेगा। एक और अहम इतला है तुम्हारे लिए, इतनी ही अहम जितनी नादर खान ने आपको दी है और मैंने। हाँ, इतनी ही अहम। इम्तियाज़ अहमद साहब का फ़ोन फिर मुझे मौसूल हुआ है। शाम को 7 बजे मेरे पास आ रहे हैं और मेरे साथ ही तुम्हारे पास आएंगे। बाकी तफसील उन्हीं से पता चलेगी। मैं गुमसुम सा हो गया तो ज़ाहिर हुसैन ने मजीद कहा, मेरी बात सुनो, ऐसा करो अब घर में इम्तियाज़ साहब के मिल जाने की इत्तला भी दे दो ताकि ज़हनी तौर पर सब तैयार हो जाएं।
7 बजे जैसे ही वो आएंगे मैं उन्हें लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है, मैंने फंसी फंसी आवाज में कहा। सबसे पहले ताया अब्बू इसके बारे में इत्तला देने का फैसला किया। मैं ताया अब्बू के पास पहुंच गया। डॉक्टर इश्तियाक आ चुके थे और इस वक्त दादी अम्मा के कमरे में थे। उन्होंने सबसे मुआज़रत की थी और कहा था कि वो कुछ थोड़ा सा ट्रीटमेंट करेंगे, इसलिए इंतहाई तन्हाई बख्श दी जाए। मैंने ताया अब्बू से कहा, ताया अब्बू, आपके लिए कुछ अनोखी खबरें हैं मेरे पास, आप यकीनन हैरान होंगे। आइए प्लीज जरा अलग थलग होकर बैठते हैं। खैरियत, क्या खबर है? ताया अब्बू दादी अम्मा की सेहतयाबी से बहुत खुश नजर आ रहे थे। हम एक तरफ जा बैठे। मैंने कहा, ताया अब्बू, आप इस घर में बरसों से रहते हैं। मैं जब यहाँ आया था तो मुझे कुछ पुरअसरार हालात से वास्ता पड़ा था। मैंने हीरा और सुल्ताना से पूछा कि क्या वो भी इस घर के तिलस्मी माहौल से आशना हैं, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की और मुझसे माजरत करते हुए कहा कि इस मौजू पर मैं कभी उनसे बात ना करूं। मैंने उस दिन से उनसे इस मौजू पर कोई बात नहीं की, लेकिन मैं लातादाद पुरअसरार वाक़यात का शिकार रहा। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस बात का इल्म ज़रूर होगा। पहली खबर आपके लिए ये है कि ताहरा खानम इस दुनिया से जा चुकी हैं। ताया अब्बू इन अल्फाज का शदीद उन पर रद्द अमल हुआ। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगे, फिर बोले, क्या कह रहे हो? जिस तरह आप ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ इस घर के मौजू पर कोई बात ना करूँ, इस तरह मैं भी इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि आप मुझसे ताई जान की मौत की तफसील ना मालूम करें। बहरहाल जिस तरह भी होगा उनकी मौत मंजरे आम पर आ जाएगी। दूसरी खबर ये है कि मेरे पापा जिंदा हैं और आज 7 साढ़े 7 बजे वो यहाँ आ जाएंगे। ताया अब्बू नडाल हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो बोले, माबूदे आलम, तूने जो खुशखबरियाँ मुझे अता फरमाई हैं उन्हें कायम और दायम रखना। मेरा इम्तियाज जिंदा है। खुदारा इतना तो बता दो कि कहाँ था वो अब तक, और जो लाश दस्तयाब हुई थी वो किसकी थी? आप यकीन करें ताया अब्बू, मुझे सिर्फ उनकी ज़िंदगी की इत्तला मिली है और पता चला है कि वो 7 साढ़े 7 बजे वापस आ रहे हैं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। अब मैं एक और अहम काम आपकी जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ, वो ये कि मामा और दानिया को इसके बारे में खबर आप दे दीजिए। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें ये बताऊं। ताया अब्बू पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगे, फिर जल्दी से उठ खड़े हुए। मैं उन्हें बता दूंगा, तुम इत्मीनान रखो, लेकिन पूरे वसूख से सब कुछ कह रहे हो ना? जी हाँ, पूरे वसूख से। ताया अब्बू अपनी जगह से उठ गए। मैं भी अपने कमरे में चला आया। अजीब सी कैफियतों का शिकार था। ताया अब्बू ने मामा और दानिया को किस तरह ये तफसील बताई ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ ही देर के बाद सुल्ताना और हीरा दौड़ती हुई आईं और मेरे कमरे में घुस आईं। जल्दी चलिए शहाब भाई, चची जान बेहोश हो गई हैं, जल्दी आइए प्लीज, उन्होंने कहा और तेजी से वापस दौड़ गईं। मैं मामा के कमरे में पहुंचा तो एक और मंजर देखा। दादी जान मामा के सरहाने बैठी हुई थी और मामा की पेशानी पर हाथ फेर रही थी। मैं बता नहीं सकता कि मैं किस ज़हनी कैफियत का शिकार हुआ। दादी अम्मा को इस तरह देखकर बस दिल पर एक अजीब सा तासर कायम हुआ था। ताया अब्बू भी मौजूद थे। उन्होंने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, कोई खास बात नहीं, शिद्दत खुशी से बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर इश्तियाक इंजेक्शन तैयार करके ला रहे हैं। कैसर खान को इंजेक्शन लेने के लिए भेजा है। मैं खामोश हो गया। ये हंगामे तो होने ही थे, और फिर सबसे बड़ा हंगामा उस वक्त हुआ जब पापा ज़ाहिर हुसैन और नादर हुसैन के साथ घर आए। क्या क़यामत बर्पा हुई थी, बयान से बाहर है। पता नहीं किसी और को ख्याल आया हो या ना आया हो, लेकिन मेरे दिल में सरफराज भाई का शदीद ख्याल था। काश वो भी हमारे दरमियान होते। पापा से हम इस तरह गले मिले कि पापा की आंखें भी आंसू बरसाने लगी। लामतनाही खुशियाँ ही खुशियाँ, जिनमें इजाफा ही होता जा रहा था। रात को 10 बजे के करीब रियाज हुसैन अपने अहले खानदान के साथ आ गए। पापा और दादी अम्मा के साथ ये महफिल ना जाने क्या लग रही थी। नाकाबिले यकीन सा मंजर निगाहों के सामने था। मुझे साफ लग रहा था कि दादी अम्मा ख़ास तौर से मुझे अपने करीब महसूस कर रही हैं, और था भी ऐसा ही।
यहाँ आने के बाद दादी अम्मा के साथ मेरा एक खामोश राब्ता रहा था, बातें हो रही थीं। ताया अबू ने कहा, शहाब, जहाँ आरा बेगम और अपनी फूफा जान को भी खबर कर दो, वरना वो शिकायत करेंगे। जी, मैं टेलीफोन किए देता हूँ। ताया अबू ने पापा से उनकी गुमशुदगी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ वक्त दे दीजिए, मैं सब कुछ बता दूंगा। और उस फ्लैट से मिलने वाली लाश किसकी थी? ताया अबू ने सवाल किया। बात उसी ज़मरे में आ जाती है, बस थोड़ा सा वक्त। मैंने फ़ोन पर फूफी जान को पापा की ज़िंदगी और वापसी के बारे में इत्तला दी तो वो भी बेइख्तियार हो गईं। दादी अम्मा के बारे में भी उन्हें बताया गया। फूफा जमालुद्दीन ने कहा, इस वक्त हमारी कोई सवारी तो मिल नहीं सकेगी, हम अलेल सुबह पहुँचेंगे। ये ठीक है, मैंने कहा। बहरहाल रात तकरीबन जागते हुए गुजरी थी। सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। पापा मेरे साथ मामा के कमरे में आ गए। दानिया से रहा ना गया तो उसने कहा, पापा आपने सरफराज भाई के बारे में नहीं पूछा। बेटे, मुझे मालूम है सब कुछ अल्लाह ताला ने बुरा वक्त टाल दिया है, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। पापा, उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया है हमारे साथ। इस तरह दूर हो गए सरफराज भाई हमसे जैसे हमसे कोई वास्ता ही नहीं था। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है, वो अपने हवास में था कब। पापा, आपको उनके बारे में सब कुछ मालूम है? हाँ बेटे, मैं तुम लोगों से बेखबर नहीं था, लेकिन मैं कैदी था, मुझे जंजीरों में जकड़ा गया था। किसने पापा? दानिया ने पूछा। पापा ने मोहब्बत भरे अंदाज में उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए कहा, बात बातें बेटा बड़ी मजबूर की हुई होती हैं। तो मुझे ज़िंदगी की तरह प्यारी हो, मगर कुछ पाबंदियां, कुछ बंदिशें होती हैं, महसूस मत करना। नहीं पापा, आप आ गए तो हमें सब कुछ मिल गया। रात को दादी जान ने मुझे उस वक़्त तलब किया जब पापा दादी अम्मा के पास कमरे में अकेले बैठे हुए थे। वो बाकी लोगों से इजाज़त लेकर वहाँ गए थे। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने फरदौस को देखा जो दादी जान को पानी पिला रही थी। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। फरदौस ने खामोशी से दादी जान को पानी पिलाया और फिर दरवाजे से बाहर निकल गई। पापा ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और बोले, मेरा बहादुर बेटा, जिसने सच्ची बात है कि मुझे नई ज़िंदगी से रोशनास किया। ये कहकर पापा ने मुझे गले लगा लिया। मैं परे निशान निगाहों से उन्हें देखने लगा। दादी अम्मा ने कहा, बेटे, इस तरह के मामलात पर्दाराज में होते हैं और इनका इंकशाफ मनो-अन नहीं किया जा सकता। मैं शुरू ही से ताहरा खानम का निशाना रही हूँ, लेकिन खुशबख्ती से हाजी साहब जो यहाँ इस घर के मकीन, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दिया और मुझे बहन बना लिया। ताहरा खानम ने कुछ ऐसी कुव्वतों का सहारा लिया था जो ईमान की कुव्वतें नहीं होती। उन्होंने बाकायदा हमसे मुकाबला शुरू कर दिया। चुनाचा हाजी साहब के मशवरे पर मुझे बिस्तर संभालना पड़ा। बेज़ाहिर मैं कोमा में थी, लेकिन मेरा अमल जारी था। ताहरा खानम ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए इम्तियाज़ अहमद को अपने पुरइसरार अलूम के ज़रिए कैदी बना लिया और एक जगह कैद कर दिया। फिर और बहुत से वाक़यात हुए। मैं अपने बेटे की हिफाजत के लिए मुसलसल कोशिशों में मसरूफ़ रही। और शहाब, तुम्हें इल्म है कि बहुत सी जगहों पर मैंने तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया। मैंने कहा ना कि बहुत सारे अवामल ऐसे होते हैं जिनकी तफसील मनो-अन बयान नहीं की जा सकती। बस ये सारे मामला चल रहे थे। अब तुम लोग एक काम करो, जाके सरफराज को इस डिफेंस वाली कोठी से ले आओ, वो अकेला है। मैं अभी इम्तियाज़ से यही कह रही थी कि कसूर उसका नहीं। ताहरा खानम को दौलत की हवस ले डूबी और फिर उस मर्दे खाकी लहद पर जाकर फातेह ख़वानी करो सब लोग, जिसने इस अजाब से छुटकारा दिलाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। मैं सुहाम अहमद उर्फ मुर्शिद की बात कर रही हूँ। मेरा दिल अकीदत से भर गया। सारी तफसील सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि दादी जान क्या चाहती हैं। बहरहाल दूसरे दिन हम लोग मिलकर डिफेंस की उस कोठी पर पहुंच गए जहां सरफराज भाई एक कमरे में आंसू बहाते हुए पाए गए। पापा को देखकर वो बिलक बिलक कर रो पड़े। मामा ने भी उन्हें गले लगा लिया। दानिया भी उनसे लिपट गई। मैंने भी मुस्कुराकर उनसे कहा, जनाबे आली, वो आपका साया कहाँ गया? भाईजान ने निगाहें उठाकर यास भरे अंदाज में मुझे देखा और बोले, तुम लोग यकीन करो, सायरा इतनी कसूरवार नहीं है। वो खुद भी अपनी माँ के ट्रांस में थी। हम लोग सरफराज भाई को घर ले आए। बड़े दिलचस्प किरदार जमा हो गए थे।
पापा जिन्हें देखकर आज भी निगत आंटी शर्मा रही थीं। पापा ने मेरी और अर्जमंद की बात जानकर अर्जमंद के सर पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा फिलहाल हमारे इस हाथ की शफकत को हीरों से ज्यादा कीमती जानो। तुम्हारी मोहब्बत का नजराना हम तुम्हें जल्द पेश करेंगे। रियाजुद्दीन ने 2 दिन के बाद इजाजत मांगी तो पापा ने कहा, जनाब रियाज साहब, आप सिर्फ हमारे होने वाले समदी नहीं हैं बल्कि मेरी खाला जान के शोहर भी हैं, यानी हमारे खालू साहब। ऐसे नहीं जाने देंगे आपको जब तक हमारा दिल ना भर जाए। और कोई खास बात नहीं हुई। सुबह शाम इंतहाई हंसी खुशी के आलम में गुजर रहे थे। दादी अम्मा ने हुक्म दिया, सायरा की शादी सरफराज से की जाएगी, उसे भरपूर सहारे की ज़रूरत है, सब उसका ख्याल रखेंगे। यहाँ इस कहानी का इख्तिताम होता है। समनाबाद का ये घर जो बहुत ही उजाड़ और वीरान था अब भी अपने हुलिये में वैसा ही है, लेकिन उसका गोशा गोशा आबाद कर लिया गया है। हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है, लेकिन ताया अबू की ख्वाहिश के मुताबिक हमने फैसला किया है कि हम यहाँ से कहीं और नहीं जाएंगे। अल्लाह हाफिज दोस्तों, अल्लाह हाफिज।